So today we'll be continuing with the topic intermolecular forces versus our thermal energy। तो टॉपिक क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं या जो हमने इससे पहले पढ़ा है वो और थर्मल एनर्जी। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। यहाँ पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में इसे क्यों पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। तो देखिए, तो जब भी कभी कोई सब्सटेंस है, या तो वो सॉलिड एग्जिस्ट करता है या लिक्विड या गैस, ठीक है। और वो ऐसा क्यों एग्जिस्ट करता है, तो ये दो तरह की चीज़ें जो हैं उनकी वजह से या तो वो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। इसमें पहली चीज़ क्या है आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्स, और दूसरी चीज़ क्या है आपकी थर्मल एनर्जी। पहले आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर द फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी सब्सटेंस आपने ले लिया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आपने ले लिया, तो उस सब्सटेंस के जो बीच के जो आपके उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच के, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर में क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है। तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं इनको हम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। अब यही इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि ये वाटर किस स्टेट में होगा, वाटर की स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, स्टेट क्या होगी, क्या वो सॉलिड होगा यानी आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या वो लिक्विड होगा यानी कि वो वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर वो वाटर वेपर होगा यानी आपका वेपर फॉर्म होगा, यानी वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? देखिए, ये जो डिसाइड करने वाला फैक्टर है दैट इज़ द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो आइस बन जाएगा, थोड़े वीक होंगे सॉलिड से मतलब आइस से तो वाटर बन जाएगा, और उससे भी कम होंगे, वीकेस्ट होंगे तो वो गैस बन जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का काम क्या है कि दे ट्राई टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। ठीक है, तो इसका काम क्या है आपका, दे ट्राई टू ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोजर, मॉलिक्यूल्स पास लेकर आना मॉलिक्यूल्स को। तो वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करते हैं, और ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर हम अट्रैक्टिव नेचर रहता है इनका, ये नेचर इज अट्रैक्टिव, तो पास लेकर आएंगे। तो एक तो काम हो गया, एक फैक्टर का काम है मॉलिक्यूल्स को पास लाना। अब चलते हैं अपना थर्मल एनर्जी पे। अब थर्मल एनर्जी क्या है कि देखिए, ये तो एनर्जी है दैट इज पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर। तो एक्चुअल में ये भी एक तरह की एनर्जी है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से जो भी आपके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी वो ये है। अब यहाँ पर इसका क्या काम है कि अब अगर आप मान लीजिए जैसे वाटर आपने लिया, मान लीजिए आइस फॉर्म है पहले आपकी, तो होगा क्या, आइस फॉर्म है उसमें आप हीट दोगे तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वो आइस आपकी मेल्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा यानी लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। और उसको अगर आपने और गर्म कर दिया, और ज़्यादा टेम्परेचर आपने दे दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वो उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको पता है दैट इज़ द मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और 100 से ऊपर ये क्या पहुंच जाएगा आपका, स्टीम बन जाएगी, यानी आपका वाटर वेपर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि थर्मल एनर्जी का आपको फिर क्या काम समझ में आया, आपको काम समझ में आया यहाँ पर कि ये कीप देम अपार्ट। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को थर्मल एनर्जी का काम है टू कीप देम अपार्ट, एक दूसरे से दूर लेकर जाने में। तो यही सारी कहानी को मैं इस डायग्राम से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ कि मैंने सॉलिड लिया, ठीक है। अब सॉलिड लिया, मैंने क्या किया, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम का मतलब है कि एनर्जी मैं बढ़ा रहा हूँ। एनर्जी इंक्रीज कैसे होगी कि हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। यानी जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मैं टेम्परेचर को एक्चुअली में इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। मतलब सॉलिड टू लिक्विड बनाना तो मतलब मेल्ट करना, मेल्टिंग।
और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग हो रही है किस टेम्परेचर पे होती है, जिस टेम्परेचर पे होती है उसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस क्या होता है? लिक्विड टू गैस में चेंज करना, द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है वेपराइजेशन। और जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को आप बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर है जिस पे वो काम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और जो आपका प्रोसेस है वो वेपराइजेशन है। वैसे यहाँ पर मेल्टिंग क्या था, इट्स अ प्रोसेस, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टेम्परेचर। ठीक है। अब आयनाइजेशन क्या होता है? आयनाइज करना मतलब गैसेस को अगर आप क्या कर देंगे, अगर आप उसका प्रेशर जो है वो कम कर देंगे, ठीक है, और वहाँ पर एनर्जी आप और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो वो प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा भी एक स्टेट है। फिर डीआयनाइजेशन होता है प्लाज्मा। वैसे तो ये प्लाज्मा इंक्लूड किया हुआ है, अच्छा है, बट वैसे तो हम मेन जो है सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक प्लाज्मा भी होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बट आपने 3 अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 पढ़ लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो गैस से लिक्विड कैसे बनेगा? कंडेंसेशन। अगर आप कंडेंस करते हैं, जैसे अगर आपने एक ठंडे पानी का गिलास जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ी ही देर में उसके आसपास क्या हो जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं ना, वेपर जम जाते हैं बाहर की तरफ से, पानी की बूंदें जो होती हैं बूंदों की फॉर्म में वो उसके गिलास के बाहर वो अ, बन जाती हैं। तो वो क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से गैस लिक्विड बन जाता है। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड करना हो सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, तो कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, तो ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। तो यहाँ पर, और गैस से सॉलिड को बनाना है तो दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन, और सॉलिड से गैस बनाना हो सो दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने देखा होगा कपूर में होता है, और आपका अमोनियम क्लोराइड या ऐसे और भी सब्लाइम मटेरियल्स होते हैं जिनको आप सॉलिड में गर्म करो तो सीधा ही वो गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन ऑल्सो राइट कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड। और वैसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बताया गया ऊपर, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी गैशियस स्टेट की। कौन सी स्टेट की हम बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं गैशियस स्टेट की। तो गैशियस स्टेट, जो कि आप जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में से एक टाइप है। अब इसमें हम क्या बात कर लेते हैं कि देखिए गैसेस तो बहुत सारी हैं, हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही गैसेस से बना हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ गैसेस, डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेस आती हैं। तो गैसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं नॉर्मल आपके टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको बताएंगे कि ये कुछ टर्म्स का हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल का, स्टैंडर्ड का, इन चीज़ों का मीनिंग क्या है। धीरे 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 अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि हमारा जो है काफ़ी उनका यूज़ आएगा हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री में आने वाले चैप्टर्स में भी। तो ये बड़े ही ध्यान से हमें करने हैं। तो पहले तो मैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लेकर चलता हूँ कि अगर गैशियस की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सबके पढ़े हैं सॉलिड लिक्विड गैस के, तो अभी बस हम गैशियस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो पहला अगर हम इसकी शेप और वॉल्यूम की बात करें तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि शेप के मामले में तो गैस का तो कोई डेफिनेट शेप होता नहीं है, ना ही इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, शेप की अगर हम बात करें, वहीं पे अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम भी इसकी डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली ये शेप तो ये ज़्यादातर उसी कंटेनर की ले लेते हैं जिसमें डाले जाते हैं, और वॉल्यूम भी उस कंटेनर की ले लेते हैं जिसमें डाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं इनके डेंसिटीज़ की। तो दूसरा पॉइंट आ गया डेंसिटी। अब डेंसिटी में क्या है कि डेंसिटी इनकी कम होती है, कम डेंस होते हैं ये आपके लिक्विड्स और सॉलिड स्टेट से। ठीक है,
फिर हम बात कर लेते हैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, तो आप जानते ही हैं कि ये हम इनको दबा सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे बैलून में आपने हवा भर दी ना, उसको आप कितना आप प्रेशर लगाओगे तो आप दबा सकते हो उसको। हालांकि अगर आप कोई सॉलिड ले लोगे तो उसको आप इतना इजीली दबा नहीं पाओगे, या कोई लिक्विड ले लोगे तो दैट इज़ नॉट सो मच कंप्रेसिबल, जितना ज़्यादा गैसियस स्टेट होती है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और टर्म्स की बात कर लेते हैं, डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। डिफ्यूजिबिलिटी जो वर्ड है वो आता है डिफ्यूजन के साथ। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि आपस में मिक्स होना, ठीक है। जैसे अब दो गैसेस में ले लूँ तो गैसेस इंटरमिक्स हो जाती हैं इजीली, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें मतलब हमें कोई आपको कुछ मतलब वहाँ पर उसको एक्चुअली मैकेनिकली मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मतलब अपने आप ही मिक्स हो जाती हैं। जैसे किसी रूम में अगर हम एक रूम में अगरबत्ती जलाएं तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे के पूरे आपके रूम में, या कोई सेंट किसी ने एक रूम में छिड़क दिया तो क्या होगा, उसकी जो खुशबू है वो हवा के साथ एकदम से मिल जाती है ना, तो दूसरे रूम में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ तक आपके पास खुशबू पहुँच जाएगी। तो व्हाट इट मीन्स द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ गैसियस स्टेट इज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं इसका प्रेशर। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो टर्म आती है प्रेशर, यानी गैशियस हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कंटेनर आपने लिया, अब इसमें गैसेस आपने डाल दी, तो गैसेस में क्या होता है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार मूवमेंट में होते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो वो आपस में तो कोलाइड करते ही करते हैं, साथ में वो इस कंटेनर के साथ की वॉल्स पर भी कोलाइड करेंगे। तो ये हमेशा एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये टकराएंगे। अब इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये किसी न किसी इसके साथ टकराएगा, तो कुछ ना कुछ ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो गैसेस हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। और ये आपका दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, तो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं ये। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना हो तो सारी प्रॉपर्टीज़ को वी कैन एक्सप्लेन कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है गैसेस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के, तो बहुत ज़्यादा वीकेस्ट होता है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो कर पाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और आगे कुछ हम लॉज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं गैस की। तो अगर आप गैस की जैसे प्रॉपर्टीज़, मतलब मान लीजिए आपने मास इसका नापना है तो आप केजी या ग्राम्स में नापेंगे, वो डिपेंड करता है एसआई यूनिट है या सीजीएस यूनिट है। फिर सेकंड टर्म की हमने बात की थी कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए हम लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट तो आपको पता ही है कि मीटर क्यूब इज़ दी एसआई यूनिट, बट वी कैन यूज़ ऑल दीज। फिर एक टर्म हमने यहाँ पे पढ़ी प्रेशर। प्रेशर को जो हम मेजर करेंगे तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया गया, एक है हमारा मैनोमीटर, एक बैरोमीटर, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हम प्रेशर को नोट करते हैं। फिर तीसरा आता है आपका, एक आता है आपका टेम्परेचर की जो गैस है उसका क्या टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर भी हम नापने के लिए आपका केल्विन यूज़ करते हैं या फिर सेल्सियस यूज़ कर लेते हैं, दोनों में आप इंटर कन्वर्ट अगर करते हैं तो केल्विन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ डिग्री सेल्सियस में है उसमें आपको 273.15 ऐड करना पड़ेगा अगर आप उसको किस में चेंज करना चाहते हैं, केल्विन में। देखिए सेल्सियस के साथ डिग्री लगता है, बट केल्विन के साथ ध्यान रखिएगा हम डिग्री नहीं लगाते। तो ऐसी और भी चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखिए सबसे जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि अभी हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे थे, तो अब गैसियस स्टेट में हम कैसे किसी गैस के मास को मेजर करते हैं, कैसे वॉल्यूम को, कैसे उसके प्रेशर को हम मेजर करते हैं, और कैसे उसके टेम्परेचर को हम नापते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। तो मास को किस तरह से हम नापते हैं, देखिए जैसे मास आपने क्या किया, आपने कुछ गैस लिए कंटेनर में, ठीक है, तो उसको आपने क्या किया कि विद दी कंटेनर, की कंटेनर में गैस फिल्ड है और उसको आपने कंटेनर के साथ ही वज़न कर लिया उसका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, गैस है अभी फ़िलहाल, और आपने इसको क्या कर दिया, इसको
एक वेइंग मशीन पे रखा और उसके अंदर कुछ ना कुछ रीडिंग आ गई, उनको आपने नोट कर लिया कि इस कंटेनर में गैस का मास प्लस कंटेनर का मास इतना है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इस कंटेनर को कर दिया बिल्कुल खाली, ठीक है, एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी करने पर आपने फिर इसका खाली आपने इसकी रीडिंग ली कि कितना इसका जो वज़न है। तो यानी वो वज़न जो होगा वो सिर्फ कंटेनर का आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि भरे हुए गैस से भरे हुए कंटेनर माइनस खाली कंटेनर, उसके दोनों के मास को आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है उस गैस का वज़न मिल जाएगा, ठीक है, कि जो गैस उस कंटेनर में भरी हुई थी। अब बात आती है कि इसकी फिर यूनिट क्या होगी, तो यूनिट रहेगी आपकी केजी। हालांकि केजी अगर यूनिट बड़ी हो जाएगी तो आप छोटी यूनिट जैसे ग्राम भी यूज़ करके चल सकते हैं यहाँ पे। अब बात रहती है कि अगर मुझे अमाउंट देखना है, अमाउंट ऑफ गैस, ये तो हो गया आपका मास किस तरह से आप देखेंगे। बट मान लीजिए अगर अब मुझे अमाउंट देखना है गैस का, तो अमाउंट देखने के लिए फिर मैं मोल देखूंगा, और मोल कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर आ जाएगा। अगर मोल निकालने हैं, आपने अमाउंट निकालना है, अमाउंट की यूनिट होती है मोल, कि कितने मोल हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, कि नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो दैट इज़ इक्वल टू, ठीक है, उस चीज़ का मास। मास से ही आपको निकालना पड़ेगा कि जो भी वो सब्सटेंस है उसका मास कितना है ग्राम में, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना है, ठीक है। अगर आप मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक्चुअली इस नंबर ऑफ़ मोल्स को हम जो है वो एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करके वी कैन राइट इट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस में कितने होते हैं आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, अगर वो मॉलिक्यूलर है। गैसेस ज़्यादातर मॉलिक्यूलर होती हैं बट कुछ एटॉमिक भी होती हैं, तो उसके हिसाब से आपका 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके बन जाएंगे अगर वो सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर है। तो इतने मॉलिक्यूल्स, तो ये तो हो गया मेजरमेंट ऑफ मास कैसे करना है और किस टर्म्स में हमें करना है। फिर आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब मान लीजिए गैस आपने किसी जो है वेसल में फिल करके रखी हुई है, यानी किसी कंटेनर में आपने गैस भर के रखी हुई है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, वरना आप खोल देंगे तो गैस तो वहाँ से निकल जाएगी। तो उस टाइम पे गैस की वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी कंटेनर की वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होगी, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि जो भी कंटेनर आपने लिया हुआ है उसकी जितनी वॉल्यूम है, उसकी जितनी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर लें उनको और आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस कंटेनर में डालोगे तो उस कंटेनर की वॉल्यूम ही गैस की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे एसआई यूनिट देखना होगा यहाँ पे, तो एसआई यूनिट, अगर मान लीजिए ये कंटेनर एक क्यूब शेप का है, तो ऑफ कोर्स इसकी वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब आएगी, तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। अब अदर देन मीटर क्यूब ज़रूरी थोड़ी है कि इतना बड़ा यूनिट हम यूज़ करें, तो हम थोड़ी छोटी यूनिट्स भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे अदर देन मीटर क्यूब हम सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब भी ले लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ दैट कंटेनर। और यहाँ पर इसके अलावा हम और भी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, तो इनका थोड़ा इंटर कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 मीटर क्यूब को चेंज करना है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 जो हैं वो डेसीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और 10 की पावर 6 यानी 10 की पावर 6, इसको तो 10 की पावर 3 बोल सकते हो आप, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब या 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब कई बच्चों को दिक्कत होगी भाई ये कैसे याद करें, तो इसके लिए एक तरीका होता है, एक शॉर्टकट होता है। देखिए मीटर क्यूब बनाना है आपको, तो मीटर क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब ऑफ अ नंबर, इट मीन मल्टीप्लाइंग द नंबर 3 टाइम्स, 3 बार गुणा करेंगे चीज़ को तो क्यूब बन जाएगा। तो मीटर क्यूब बनाने के लिए 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई किया। अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, दूसरे मीटर में भी 10 डेसीमीटर होते हैं, ये वाला जो मीटर है इसमें भी 10 डेसीमीटर होंगे। जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 10 100 10 1000, तो ये तो बन गया 1000। और डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर 3 बार विल गिव यू डेसीमीटर क्यूब। सेम वैसे ही अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इंटू इस वाले मीटर में भी 100 सेंटीमीटर, इंटू इस वाले मीटर में भी 100 सेंटीमीटर। जब सॉल्व कर लिया तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 10 की पावर 6 हो गई ना, 2 2 4 2 6,
और सेंटीमीटर 3 बार आया तो पूरा सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। सो कहने का मतलब है नहीं याद रहता तो निकाल सकते हैं। फिर दो तीन चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि एक तो 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर में जो है वो कितने होते हैं आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और दैट इज़ अगेन इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर को हम 1 डेसीमीटर क्यूब ही लिखते हैं, दैट इज़ अगेन इक्वल टू 10⁻³ आपका मीटर क्यूब। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक जो है आपका कि 100 लीटर जो है वो आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो कि 10⁻³ है ना। तो कहने का मतलब है देयर आर मैनी डिफरेंट वेज। थोड़ा सा अगर ये कन्वर्जन कुछ आप याद कर लें, कुछ निकाल लें, तो आपको थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको हेल्प मिलती है उसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। कि अब बाकी चीज़ें तो ठीक है, चलिए मास निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, बट कोई गैस है तो उसका प्रेशर कैसे निकाला जाए, ये कैसे देखा जाए। तो प्रेशर निकालने के लिए जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आपके आते हैं दैट इज़ कॉल्ड द बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। एक होता है हमारा बैरोमीटर और दूसरा होता है हमारा मैनोमीटर। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं और ये प्रेशर नापने में, किसी भी गैस के प्रेशर को नापने में कैसे हेल्प करती हैं, तो देख लेते हैं। जो बैरोमीटर पर्टिकुलरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए हम यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं बैरोमीटर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सब जानते होंगे कि हमारे जो है अर्थ के ऊपर देखिए जो एयर का एक कॉलम रहता है जिसको आप एयर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ भी आप बोलते हैं। तो वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एक दबाव बनाता है। ठीक है, उस दबाव को या उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कहते हैं। ठीक है, और उसको नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में जनरली होता क्या है कि इसमें मरकरी फील्ड होता है। ठीक है, और मरकरी जो है फील्ड होता है और मरकरी की एक हाइट उसमें आपको दिखती है, जैसे ये होता है ऐसे, और यहाँ पे नीचे तो उसका बल्ब होता है, उसको बल्ब भी हम बोल सकते हैं। इसमें पूरा मरकरी फील्ड रहता है और इस एक पतली सी ट्यूब में ऊपर मरकरी एक हाइट तक फील्ड होता है। इसकी जितनी हाइट होती है उसी को हम पढ़ के बताते हैं कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है, उसमें रीडिंग्स लिखी होती हैं। ठीक है, तो जनरली जो एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहता है वो 1 एटमॉस्फेयर हम जनरली जो है वो लेकर चलते हैं। ठीक है, एटीएम, एटीएम here स्टैंड्स फॉर द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कॉलम जितना भी रहेगा, ये जो डिश बोल देते हैं या इसको बल्ब भी हम बोल देते हैं, कई बार ये इस फॉर्म का होता है, स्फेरिकल फॉर्म का ऐसे, तो ऐसे भी होता है, कई बार ये सिंपल ऐसे रहता है। तो यहाँ पर इसमें आपका मरकरी फिल होता है। अब बात आती है भाई लिक्विड ही लेना है तो कोई सा भी लिक्विड ले लो। अब ये मरकरी को ही क्यों हम लेते हैं, तो इसके पीछे भी एक रीज़न रहता है आपका कि मरकरी को इसीलिए लिया जाता है क्योंकि सीधी सी बात है कि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें काफ़ी हेल्प रहती है यहाँ पे। दूसरा, अब इसके वेपर नहीं बनते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होता है। मरकरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि भाई ये लिक्विड मेटल है तो इसके वेपर नहीं बनते। हालांकि बाकी ज़्यादातर लिक्विड्स रहेंगे वो कुछ ना कुछ उसमें वोलेटाइल रहेंगे भी, कुछ तो वेपर बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, थोड़े बनेंगे। तो कहने का मतलब है, तो नॉन वोलेटाइल होना इसका रूम टेम्परेचर पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, किसके वेपर नहीं बनते, तो उससे रीडिंग और भी ज़्यादा एक्यूरेट आती है। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे मैनोमीटर का क्या काम है। तो मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो इसको हम यूज़ करते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंटेनर है, कंटेनर ये वाले कंटेनर हैं जिनमें गैस भरी हुई थी, तो आपको क्या करना है कि वो गैस फिल्ड कंटेनर जो है उसको हमने एक मैनोमीटर, मैनोमीटर एक यू शेप्ड आपकी ट्यूब रहती है जिसमें आपका मरकरी फिल रहता है। ठीक है, मरकरी फिल रहता है, तो उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पर वो मरकरी की वैल्यू में जो भी राइज और डिप आएगा ना, तो जितना राइज या डिप आएगा उसके हिसाब से हम बता देंगे कि
उसका प्रेशर कितना है। तो मैनोमीटर क्या होता है कि यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहता है हमारा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैनोमीटर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो जो होते हैं वो यहाँ से ओपन होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से ओपन है, इस एंड से अगर ओपन है, तो उनको हम बोल देते हैं कि दीज आर कॉल्ड ओपन लिम्ब मैनोमीटर, ठीक है। और अगर यहाँ से वो क्लोज करके रखे हुए हैं तो उनको हम बोल देते हैं दोज आर कॉल्ड द क्लोज लिम्ब मैनोमीटर, या क्लोज मैनोमीटर भी हम बोल देते हैं। अब क्लोज लिम मैनोमीटर का क्या काम है और ओपन लिम मैनोमीटर का क्या काम है, तो देखिए क्लोज लिम मैनोमीटर जो होते हैं, जो ऊपर से यहाँ से बंद किए होते हैं और यहाँ से वो उस कंटेनर के साथ जोड़े जाते हैं जिसमें आपने प्रेशर निकालना है। तो आपका अगर यहाँ से क्या है, अगर यहाँ से वो क्लोज है, तो क्लोज लिम मैनोमीटर का यूज़ हम करते हैं कि जहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर, अगर ऐसी गैस का प्रेशर निकालना है आपने ऐसे कंटेनर में कि जिसमें अंदर गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैल्यू कम है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है, हम उस टाइम पे आपका क्लोज लिम मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स टू मेजर, लिख सकते हो आप, टू मेजर प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर अगर कम होगा तो उसमें हमें क्लोज लिम मैनोमीटर का यूज़ करना है। और ओपन लिम का क्या यूज़ होगा, ओपन लिम का आप सभी केस के लिए यूज़ करके चल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात है, फिर ये काम किस तरह से करता है, देखिए अगर प्रेशर आपका अंदर, प्रेशर एटमॉस्फेयर बाहर के प्रेशर से अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आप खुद सोचिए अंदर का गैस का प्रेशर अगर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो इसको धकेलेगा, वो ये गैस इसको इस मरकरी को पुश करेगी। तो उसकी वजह से आपका मैनोमीटर ट्यूब में आपका मरकरी राइज करेगा, ठीक है। मरकरी क्या करेगा, मरकरी राइज करेगा भी, यहाँ पर जितना है यहाँ पर ज़्यादा ऊपर लेवल तक वो राइज करेगा। तो राइज करता है जब प्रेशर गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। और अगर अंदर कम होगा तो वो क्या करेगा, वो डिप करेगा, डिप करेगा यानी वो फॉल करेगा, मरकरी जो है वो फॉल करेगा। फॉल करने का मतलब है कि यहाँ पर आपका वैल्यू कम होगी और इधर को आपकी ज़्यादा होगी, ऐसे ऊपर की तरफ को। तो यानी वो इस तरफ से डिप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंस ऑफ द लेवल इज एडेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गेट द प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पर इस केस में हम ये करते हैं कि जो भी हमारा डिफरेंस रहेगा ना, जैसे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो इसका और इसके बीच के डिफरेंस को हमने लेकर या तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड करते हैं या तो हम घटाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से हम क्या हमें क्या मिल जाएगा, हमें गैस का प्रेशर मिल जाएगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और फार्मूला रहता है, देखिए प्रेशर का थोड़ा सा मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर टेम्परेचर पे चलेंगे। प्रेशर में अब आपको पता है कि अगर हाइट है, मान लीजिए जो मरकरी आपका राइज कर रहा है वो एक हाइट पे राइज करेगा, तो उसकी हाइट को देखकर हम कैसे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे प्रेशर की वैल्यू क्या है। अब हाइट तो आपको पता है सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, तो वहाँ पर क्या फार्मूला लगाया जाए, जैसे हाइट मान लीजिए सेंटीमीटर में, तो वहाँ पर क्या फार्मूला लगाया जाए कि प्रेशर आपका वहाँ पर आ जाए। तो इस केस में प्रेशर निकालने के लिए एक हम फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एच रो जी, एच रो जी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एच क्या है, एच इज़ द हाइट, ठीक है। वो हाइट जो आपको गिवन है, या हाइट किसकी है, उस मरकरी की हाइट है कि कितना वो राइज कर रहा है। रो क्या है, रो इज़ द डेंसिटी, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। इस केस में लिक्विड आपका मरकरी है, तो मरकरी की डेंसिटी, ठीक है, इनटू जी। यहाँ पे जी क्या है, जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो सारी वैल्यू पुट करके हमको उस प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में जनरली एक टर्म आती है हमारी, दैट इज
स्टैंडर्ड प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड या नॉर्मल प्रेशर का मीनिंग क्या है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो देखिए, जब भी हम स्टैंडर्ड या नॉर्मल प्रेशर की बात करते हैं तो ये वो प्रेशर है जिसमें मरकरी कॉलम, ठीक है, कि अगर आप एक मरकरी कॉलम लें तो मरकरी कॉलम में कितना राइज आएगा, ठीक है, यहाँ पे मरकरी फील्ड है और इसमें मरकरी कितना राइज होगा अगर प्रेशर आपका स्टैंडर्ड है, तो उसकी हाइट 76 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी आपकी? 76 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 760 यानी मिलीमीटर, या आप 0.76 मीटर भी बोल सकते हो। किसका है ये? क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी फील्ड है, तो आप इसको, मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है, तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज 76 सेंटीमीटर और 760 ऑफ Hg, मर्करी का, ठीक है। तो ये किस टेम्परेचर पे होता है? ये स्टैंडर्ड या नॉर्मल प्रेशर जो है वो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हैं, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हाइट जो है आपकी, अगर मरकरी कॉलम की होगी, तो ये कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करेगा? दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर, अब जैसे पीछे मैंने आपको बताया था ना कि वॉल्यूम की अलग अलग वॉल्यूम्स की यूनिट्स बताकर उनके बीच में रिलेशन बताया था, वैसे अब मैं कुछ रिलेशन जो है, पहले तो प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स बताऊंगा और उनके बीच का कुछ रिलेशन बताऊंगा जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वन एटमोसफेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या तो 76 बोल सकते हो या 0.76 मीटर बोल सकते हो, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 760 भी बोल सकते हो, किसका? Hg का, ठीक है। ये सभी में ऑफ Hg लगा सकते हो इधर, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि आपने बोल दिया ना 760 ठीक है, 760 ऑफ Hg भी बोल सकते हो, या 760 टॉर भी बोल सकते हो, टॉर, ठीक है। 760 टॉर कहो या 760 ऑफ Hg कहो, यानी यहाँ पर 1 मतलब मिलीमीटर में अगर आप लिखते हो ना, तो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg को आप टॉर भी बोल देते हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी यूनिट टॉर हो गई। एक तो मिलीमीटर या तो लेंथ में, मतलब हाइट में आपने यूनिट रखा, एक आपने एटमॉस्फेयर में बताया, एक आपने टॉर की टर्म में बताया, ठीक है। उसके बाद जो है हम और कौन सी यूनिट्स होती हैं, अब देखिए, प्रेशर अगर मैं नॉर्मल फार्मूले से चलता हूँ तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या रहती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या रहती है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो हमारे प्रेशर की एक यूनिट तो मेरी न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको न्यूटन मीटर m⁻² भी लिख सकते हो। इसी चीज़ को आप पास्कल भी बोल देते हो, इसी चीज़ को आप क्या बोल देते हो? पास्कल भी बोल देते हो। दैट इज़ ऑल्सो दी SI यूनिट। इसको हम SI यूनिट बोल देते हैं, किसकी? इट इज़ दी SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। बट जो कॉमनली हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो होती है आपकी एटमॉस्फेरिक या टॉर। ये टॉर का फुल फॉर्म क्या होता है? टॉर्सेली, ठीक है। टॉरिसेली कौन है? ही इज़ द साइंटिस्ट। टॉरिसेली वॉज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड योर बैरोमीटर। तो जिन्होंने बैरोमीटर को इन्वेंट किया, उनको ऑनर देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके ही नाम पे यूनिट को रख दिया गया टॉर, ओके। सो पास्कल भी आपको समझ में आ गया। तो 1 पास्कल मीन्स दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यूनिट। अच्छा, अब इसको न्यूटन को आप लिख सकते हो, आपको तो पता ही है, न्यूटन को हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं, और साथ में मीटर की पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये kg मीटर -1 और आपका सेकंड -2 भी बन जाता है। तो ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेशन देख लो इसमें, इंटर रिलेशन भी देखना है ना, तो रिलेशन अब कैसे एक यूनिट को दूसरे में हम चेंज करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं?
जैसे अब मान लीजिए मुझे एटमॉस्फेयर को चेंज करना है अगर, तो एक एटमॉस्फेयर को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ किस में, पास्कल में, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, इनटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक एटमॉस्फेयर में एक यूनिट आपकी बार भी होती है, सो दैट इज इक्वल टू 1.013 बार, 1.013 बार। तो ये भी एक यूनिट रहती है आपकी किसकी, दैट इज अनदर यूनिट ऑफ आपका प्रेशर बार में। तो एटमॉस्फेयर को बार में चेंज करना है तो 1.013। तो अच्छा, अब एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज किया तो यानी बार और पास्कल में क्या रिलेशन होगा। अब देखो ये टर्म इसमें भी आ रही है, ये टर्म इसमें भी आ रही है, यानी तो एक बार में कितने पास्कल हुए, एक बार में इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लो ना, तो एक बार में 10⁵ पास्कल हुए, 10⁵ पास्कल। सो दैट इज़ अनदर, आप रिलेशन बोल सकते हो, इनके बीच में भी एक रिलेशन बन गया, ठीक है। तो अब टेम्परेचर का तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दोबारा बताने की वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि टेम्परेचर को जब हम नापेंगे ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को आप बोल सकते हो इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। और टेम्परेचर को जब हम गैसेस के लिए हमने ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे टेम्परेचर को नापना है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस एक्सपैंड करती हैं, ठीक है। तो कितना एक्सपैंड करेंगी वो हीटिंग पे, तो उसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जो है आपका ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड होगा। जनरली हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, या तो हम कैल्विन यूज़ करते हैं या तो हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। वैसे तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको केल्विन और सेल्सियस में तो टेम्परेचर रिलेशनशिप पता ही होता है, ठीक है, कि डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 273.15 जोड़ दूं तो मुझे तो केल्विन मिल जाता है, ठीक है। और अगर मुझे सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का भी रिलेशनशिप पता चल जाए तो इजीली फिर मेरा काम बन जाएगा। तो वो क्या होता है, दैट इज़ 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। कि आपको इस रिलेशनशिप से आप जो है आप सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट बना सकते हो या डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक रिलेशन और एक ये रिलेशन याद अगर हम कर लें तो हमारा टेम्परेचर का काम भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं गैस के ही लॉज स्टार्ट करूँगा,